अभी हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर क्लास के एंड में जो भी डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं बाद में। एक दो क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, जो एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन जो है एनटीएससी में आया हुआ था फर्स्ट स्टेज में, तो ये सभी बच्चे आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करेंगे। एक्स की वैल्यू 5 पावर 1/3 + 2 दिया हुआ है, और एक्स क्यूब -6x² + 12x - 10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आज नहीं मैट होगा, अगली क्लास में मैट करेंगे फिर से, ठीक है? एक दिन गैप लेकर के मैट करेंगे, मैथ्स मैट दोनों करेंगे अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है आप लोगों को सॉल्व करने के बाद। सर ट्री। ओके, अभी देखते हैं। देखो, जिसका नहीं आ रहा है वो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को कि सबसे पहले ना आप देखो, जो फाइंड करना है उसमें एक्स क्यूब लगा हुआ है। एक्स क्यूब कैसे आएगा? क्यूब करने से आएगा। लेकिन जब आप ऐसे ही डायरेक्ट क्यूब कर दोगे तो उसमें 5 पावर 1/3 रह जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख लो, इन दोनों टर्म्स को, x - 2 को 5 पावर 1/3 लिख दो, अब क्यूब कर दो दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो होगा क्या, x - 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। और फिर आप इधर a - b के होल क्यूब के फार्मूले से अगर आप इसको ब्रेक करते हो, एक्सपैंड करते हो, तो ये आएगा x³ -8 और माइनस 3 × 2 = 6x² और +2 × 4 × 3 = 12x इज इक्वल टू 5। और फिर x³ -6x² +12x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। क्यों? क्योंकि ये -8 जब बेटा इधर जाएगा तो 8 + 5 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना? ये 13 आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप देखो कि आपको जो वैल्यू चाहिए, x³ -6x² +12x, वो 13 के इक्वल आ गया। तो इसे में यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 13 - 10, 3 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? सबको समझ में आया कि x³ -6x² +12x की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि 13 होगा, और फिर उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर 13 में -10 जो कि 10 है, सॉरी 13 - 10 जो कि 3 है, वो आंसर आ गया। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट? हाँ, नो कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यस सर, सर क्लियर। ऐसा ही करोगे? सर एक बार नीचे से डाउट बता दो वाला। नीचे से वो x³ -6x²। हाँ, +12x, सर उसकी ऊपर वैल्यू ये जो वैल्यू है x³ -6x² +12x में 13 पुट कर देंगे।
हाँ बिल्कुल, यही फाइंड करना है ना। इसमें 13 पुट कर देंगे ना, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x की जगह पे 13 रख देंगे, क्योंकि हमने निकाला ना वैल्यू अभी, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x की वैल्यू हमने 13 निकाला है ना, तो वो यहीं पर रख देंगे। तो उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये एनटीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लग रहा है, क्या आएगा इसका आंसर? ये मैंने कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं ले लिया? रूट्स है इसमें। सर ये शायद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है सर, क्योंकि इसमें रूट्स है। ये कुछ मिस्टेक है इसमें, ये रहने देते हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये इसमें कुछ मिस, सर क्या वैसे मिस्टेक है? तुम कर पाओगे? इसमें कुछ पल्ले पड़ रहा है कि क्या होगा? जैसे सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी भी है इसके अंदर, तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगा? 1 2 3 अगर रूट है इसके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा ये है तुम्हारा, बीटा ये है, गामा ये है, और एक डेल्टा ले लेते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा, ठीक है। चौथा रूट जो है, चौथा जीरो जो है, उसको हम ले लेते हैं डेल्टा, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्ट क्या किसके बराबर हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा? सी के बराबर आ जाएगा। दिख जाएगा। सी बाई ए होता है, सी हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? सी बाई सिक्स। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी इसमें है कि सर अगर सम सम ऑफ ऑफ जीरोस हम रूट्स जो निकाल, वो जीरो हो जाएगा, तो फिर दूसरी रूट हाँ, -6। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? -6, है ना? ठीक यस है, सर। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से यस लेमडा सर। की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी। और लेमडा की वैल्यू -6 यहाँ रख दोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, इससे यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 6 रखेंगे, कितना हो जाएगा? -36 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ये एक्चुअल सर सम एग्जाम ऑफ जब जीरो, हुआ था ना, हाँ, सर सम ऑफ सम ऑफ जीरो 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 ही होगा। कैसे? अरे एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ नहीं है, इसकी ध्यान तो से देखो टर्म ना ही इसमें, नहीं है अच्छा सर। तो एक्स ये क्यूब वाला क्वेश्चन में टर्म, ऑप्शंस गलत होंगे शायद। हाँ नहीं, ऑप्शन इसमें जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था ना, जब एनटीएससी का एक्चुअल एग्जाम हुआ था, उसमें ही ये मिस्टेक थी, यस ठीक सर। है। हाँ, एक्चुअल ओके सर। एग्जाम में ही सर आंसर मिस्टेक थी। -36 है ना? हाँ, -36 आएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, सर कभी अगर एनटीएससी में एग्जाम में ऑप्शंस गलत हो तो उसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। तुम्हें वहां पर अंदाजा लगेगा, बहुत मुश्किल है अंदाजा लगाना, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन सही है, तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। पता चल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अंदाजा नहीं लगता है। सर जैसे अगर कि, हमने गलत किया है और वो क्वेश्चन ही गलत हो तो हमें मार्क्स मिलेंगे? हाँ, शायद वो कैंसिल कर देते हैं या फिर सबको मार्क्स दे देते हैं उसमें। सर बोनस पॉइंट मिलते हैं। हाँ, ठीक है, वो बोनस हो जाता है, या नहीं तो सबको क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें ये दो, इस साल जिस साल आया हुआ है ना, इस साल 3 4 क्वेश्चन मैथ्स में गलत थे, तो उसमें से एक ये भी मिस्टेक था, ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते सर हैं। वो C-36 कैसे आया? हाँ, क्या? वो C-36 कैसे आया? अरे तुम देखो तो सही एक बार, यहाँ से हमने क्या किया है, 1 2 3 इसके रूट हैं, तो रूट्स का जो जीरोज जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इससे लेमडा की वैल्यू जो है वो C/6 आ जाएगी, ठीक है। 3 जीरोज दिए हुए हैं तुम्हें, रूट्स या जीरोज जो भी कह लो, 3 जीरोज दिए हुए हैं, और चौथा जीरो तुमने लेमडा ले लिया अगर, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? C/6 होगी। यहाँ से दिख रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 होगा, और 6 लेमडा इज इक्वल टू
सी, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी c/6, और फिर सम ऑफ जीरोस से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी -6। अब इस लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -6 जा कितना होता है 36। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है। थोड़ा सा खुद भी सोचा करो, ठीक है, डायरेक्ट मुझसे पूछोगे ना तो आपको 100% बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खुद से सोचो कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, और फिर उसमें हाँ मैंने मिस्टेक कहीं पर कर दिया है या कहीं और मिस्टेक है तो वो चीज़ आप आइडेंटिफाई भी करो, तो उससे आपकी भी लर्निंग इंप्रूव होगी। और नहीं तो फिर डायरेक्ट पूछ लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेमडा की वैल्यू -6 है, उसमें रख देंगे, हो गया 36, -36 आ गया, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन पार्शियली इनकरेक्ट था क्योंकि कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा था। ये एक क्वेश्चन है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करो आप लोग सॉल्व। ये भी एनटीएससी 2017 का ही है। अब क्या पता है इसका भी आंसर गलत है, नहीं ये नहीं, ये सही लग रहा है मुझे, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन गलत आया हुआ था, ये सही क्वेश्चन है। जब आप नहीं बोल रहे होते हो तो माइक को बंद कर लिया करो। रूट और ये रूट अगर हम देखें ना तो रूट और जीरोस एक ही बात होती है। वैभव ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, रूट और जीरोस को हम कभी कभी वैसे तो अलग चीजें हैं लेकिन कभी कभी हम सिनोनिम्स की तरह भी यूज करते हैं। इनफैक्ट जो इक्वेशन में जीरो रूट्स का काम होता है वही पॉलिनोमियल में जीरोस का काम होता है। हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं माइनर सा डिफरेंस होता है उन दोनों में, लेकिन लगभग एक जैसा ही हम उसको ट्रीट करते हैं। तो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। वैसे वो रूट दिया हुआ था क्योंकि इक्वेशन था ना, इक्वेशन था इसलिए रूट दिया हुआ था। सर 8 है क्या? थैंक यू। आंसर क्या आ रहा है 8? यस सर। यस सर 8। हाँ देखो कई बच्चों का आ गया है, जिनका नहीं आया है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है बेटा, क्यूब रूट ऑफ, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये रहो, ये जो है ना, ये देखो आप सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसको ना आप क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन में 9 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 729 का क्यूब रूट 9 होता है, 729 का क्यूब रूट 9 होता है, और क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्यूब रूट ऑफ एक्स ही छोड़ देंगे। ऊपर देखो ध्यान से, तो 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, और एक्स का क्यूब रूट तो एक्स ही छोड़ देंगे, और फिर से 729 है तो ये इसका क्यूब रूट 9 हो जाएगा। अगले वाले में फिर से देखो ये 27 लिखा हुआ है, 27x, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, और इंटू में क्यूब रूट ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय ये 5832 किसी का क्यूब रूट होता है। अब किसका होता है वो मुझे नहीं पता है, तो ये मुझे 18 इसको फैक्टराइज करके सर 18। 18 का होता है, 18 18 का होता है। 18 हाँ तो लो 18 ले लिया, क्यूब रूट ले लिया 18। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे भाई? कि इसका एलसीएम तो हो जाएगा 18, 9 9 18 का एलसीएम कितना होगा 18, और ये क्यूब रूट ऑफ एक्स सब में है तो कॉमन ले लो क्यूब रूट ऑफ एक्स को। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे आप जोड़ना तो आता है ना, फ्रैक्शन वाला सम करना सबको आता होगा, फ्रैक्शन कैसे जोड़ते हैं फ्रैक्शंस को, 2 प्लस इनफैक्ट 2 प्लस 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आएगा 3 है, और ये 18 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 1, और फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18 बाय 4 3 7 टू 9। कैसे किया इसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 18 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ, और ये 4 2 7 सॉरी 4 2 6 6 प्लस 3 9 9 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स हो जाएगा 2 के इक्वल, और फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स अगर 2 के इक्वल है तो दोनों साइड में क्यूब कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ये 8 आंसर होगा इसका। समझ में आया सबको? ये जोड़ हमने क्यूब रूट ऑफ एक्स को पहले कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 1/9, ये बन जाएगा 1/9, ये बन जाएगा 2/9, और ये बन जाएगा 3/18। तीनों को ऐड कर दिया। ऐड कैसे करते हैं पता है आपको? एलसीएम ले लेते हैं, फिर ऊपर 2 जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो हमें स्टेप बाय स्टेप, मतलब एल्गोरिथम से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को एल्गोरिथम कहते हैं, तो उससे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ बोलो बेटा, बोलो अरे बोलो। मैथ का क्वेश्चन था कि मैथ्स का? ये मैथ्स में आया हुआ है, मैथ्स में पॉलिनोमियल में। ओके सर। हाँ समझ में आ गया सबको ये?
सर मुझे तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन लगता है। यस सर, आ गया। हाँ कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड, इसमें मिक्स तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है चैप्टर कौन से चैप्टर का है, तो आप जिसमें भी आप समझ सकते हो, फर्स्ट सेकंड जिसका भी समझ सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक यस है, सर। अब हम लोग Yes. और कुछ इसमें कोई डाउट है, इसमें कुछ और भी करना है हमें, ज्यादा हो जाएगा। लास्ट है। एक काम करते हैं, एक सीबीएसई का एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे सीबीएसई का प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है नहीं, हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ था 1 साल पहले। अब मैं इसको नहीं करवाऊंगा यहाँ पर क्योंकि ये क्लास में कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से 4 मार्क्स में आया होगा सीबीएसई 2018 में। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके थे। कैसे करते थे याद करो कि भाई अगर 2 + √3 और 2 - √3 जीरोस दे रखे हैं तो x - 2 + √3 और x - 2 - √3 ये फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर इससे डिवाइड किया था, जो रिजल्ट आया था, फिर दूसरा फैक्टर आया था, हमने फिर फैक्टराइज किया था। याद करो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपके सीबीएसई 2018 में आया हुआ है, 4 मार्क्स का आया होगा आई थिंक। तो जिन बच्चों को अगर मतलब कि ये स्किप हो गया है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बच्चे दोबारा घर पे एक बार फिर से ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को। देखो यही है आपका सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस। 3 साल से सीबीएसई हो रहा है, तो देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साल का अपडेटेड 2019 का इसमें नहीं है मेरे पास, लेकिन ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ये आपका आर्काइव है, ये मॉड्यूल में इस तरीके से आर्काइव होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 2018 का मेरे पास क्वेश्चन है इसमें, है ना। 2018 का ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखो x + k कह रहा है, जीसीडी है इसका, तो फिर k की वैल्यू निकालो, है ना। अच्छा पहला क्वेश्चन करें, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कर दो। यस सर। तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। हाँ जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही बोलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, x + k जीसीडी है। ये बच्चों सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता क्या पता रिपीट हो जाए आप लोग जब दोगे एग्जाम, तो ऐसा होता है। K3 है। हाँ 3 होगा या -3 होगा? सर -3 आ रहा है। सर 3 आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, सर देखते हैं अभी देखते सर -3 होगा क्योंकि सर दूसरे में -3 अगर दूसरे में 3 पुट हैं। ये करेंगे है, तो 54 आ जाएगा। देखो ये फैक्टराइज होके आएगा, x² - 2x + 15 का फैक्टराइजेशन ये होगा x - 5 इंटू में x + 3, ठीक है। अच्छा x³ + 27 का फैक्टराइजेशन होगा a³ + b³ का फैक्टराइजेशन होता है a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये आ गया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि x + 3 यहाँ पर भी है और x + 3 यहाँ पर भी है ना। दोनों जगह x + 3 है, इसका मतलब यही HCF होगा। HCF कैसे निकलता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो x - 5 इसमें तो कहीं आएगा नहीं, इसमें तो x - 5 आएगा नहीं, x² - 3x - 9 में x - 5 तो आएगा नहीं, तो कॉमन फैक्टर x + 3 है, तो HCF x + 3 हो जाएगा। HCF जो है या GCD एक ही बात है, HCF बोलो या फिर GCD कहो एक ही बात है। HCF या GCD जो कि आपके पास x + 3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो x + k दे रखा है, तो k की वैल्यू क्या हो गई 3, k की वैल्यू क्या हो गई 3, -3 नहीं, हाँ 3। x + k दे रखा है GCD, और हमारा GCD आया है x + 3, तो सीधा सीधा कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से k की वैल्यू 3 आ गई, तो यही आंसर है ना। तो बहुत आसान है बेटा, ये सब करना बहुत ही आसान था, तो आई होप रहने देते हैं इसको, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस कर लेना घर पे। नया चैप्टर स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग।
एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। यस सर। ओके यस सर सर। एक बार वो जो एनटीएससी सीबीएसई आर्काइव था उसका लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दो शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन का तो बता तो दिया मैंने, दोबारा हिंट भी दे दिया, वो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो देखो, या नहीं तो फिर दोबारा जाके करो उसको, ठीक है? वो देखो वीडियो पड़ा हुआ है। अब एक ही चीज को रिपीटेडली करोगे तो फिर मैंने कहा ना कि एक साल में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वो बहुत डिटेल में, एक बार देखना वीडियो जाकर के देख लेना। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। चैप्टर 2 कंप्लीट। कौन सा? चैप्टर 2 कंप्लीट। हाँ, चैप्टर 2 कंप्लीट है। वो तो कब का, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कब का हो गया था। अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट्स तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस करने के, सब कुछ प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग प्रैक्टिस करो और फिर हम लोग कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। सर सर कुछ क्वेश्चन सर मेरे से हो नहीं रहे थे पॉलिनोमियल्स के, मैंने एक्स्ट्रा वाले देखे थे, तो सर वो कहाँ कैसे पे? पता चले? कहाँ से किया था? सर वही मैं कि आर्काइव में सर। आर्काइव में से? सीबीएसई आर्काइव? नो सर, नो सर, तो एनटीएससी आर्काइव। एनटीएससी आर्काइव, तो एनटीएससी आर्काइव के लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ऐसा करते हैं, डाउट्स के लिए ना सर एनटीएससी आर्काइव में किसी को डाउट है, बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, सभी बच्चे सुनो। मैं अभी इस स्टेज पे अभी एनटीएससी के सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं ले रहा हूँ, और बहुत इसमें ना बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कई बार पहले जमाने में ना, आज से 20 साल 25 साल पहले आईआईटी में ये जो अभी टॉपिक्स तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है वैसा कई सारी चीजें जो है वो आईआईटी के एग्जाम में भी आया करते थे। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता हूँ। वो अननेसेसरली जो है ना वो बहुत हेवी हो जाएगा, और 100% समझना भी बड़ा टफ हो जाएगा वो। तो जो डाउट सेक्शन लेते हैं हम लोग क्लास के बाद में, जो डाउट क्लासेस लेते हैं डाउट सेक्शन, तो उसमें किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखें, बहुत ज्यादा डिटेल में, सॉरी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस जो है ना, जो मतलब सभी बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वैसी चीजें हम लोग नहीं करेंगे। और मेरी बात मानो, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं 10 क्वेश्चन ऐसे दे दूं जो तुम लोग सॉल्व ही ना कर पाओ, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, और फिर मैं बैठ जाऊं यहाँ पे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। बहुत आसान है डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, इसमें है कई सारे, लेकिन वो सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को मुश्किल क्वेश्चन देने से। तो इसीलिए अगर वो एनटीएससी के जो आर्काइव में क्वेश्चंस हैं नहीं अगर कर पाते हैं आप लोग में से कोई बच्चा, किसी को डाउट है, तो क्लास के बाद डाउट सेक्शन में जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। अब जब टाइम मिलेगा तब डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहना आप लोग, मैं बताता रहूंगा उसका सोल्यूशन। लेकिन इन जनरल जो क्लास होती है ना हमारी 1.5 आवर की, उसमें मैं उसको नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें टफ क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो बच्चे, बाकी बच्चे झेल जाएंगे उसमें। आई थिंक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे वो, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको अनकंफर्टेबल कर दूं ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे करके, ठीक है? हाँ, जो बच्चा चैलेंज लेना मतलब उसको अच्छा लगता है ना, जिस बच्चे को बहुत कह सकते हैं कि मजा आता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में, है ना, सभी चीजों को छोड़ छाड़ के, टीवी, वीडियो गेम या जो भी है चीजों को छोड़ के जिसको मैथ सॉल्व करने में मजा आता है, तो उनके लिए भी चॉइसेस हैं, तो उनको वो करो, और जो क्लास के बाद जो डाउट सेक्शन होता है उसमें डाउट पूछो। लेकिन ये जो क्लास हमारी हो रही है ये सभी बच्चों के लिए हो रही है, जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं मैथ्स को उनके लिए भी, जो थोड़ा कम लाइक करते हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल कम लाइक करते हैं उनके लिए भी है ये क्लास, ठीक है? तो मैं इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। क्लास के बाद पूछ सकते हैं आप लोग, जो डाउट सेक्शन होता है उसमें, तो एक एक दिन में नहीं हो पाएगा सारा, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके कर लेंगे हम लोग, जो भी डाउट्स आपके होंगे। ये चैप्टर देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि 9th क्लास तक की मैथ्स आपको आती है अगर अच्छे तरीके से, तो 10th क्लास में आपको डिफिकल्टी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो
अगर 9th क्लास में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा तो आपको बेसिक आइडिया तो है, 50% 60% आपको आइडिया है। अब बस उसमें 50% ऐड ऑन होगा, जो चीजें हैं उसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज्यादा उसमें आ जाएगा। तो 9th क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था, याद करो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसको कहते हैं। इस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहते हैं, है ना। जैसे जैसे अब हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बेटा बनता कैसे है। अब ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जो चीजें अननोन होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। एक तरह से ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे है ना, ऐसे लिखा हुआ है कि पेन है हमारे पास, इस पेन का कुछ कॉस्ट है, हमें नहीं पता है कितना है, और पेंसिल है, हमें नहीं पता कि पेंसिल का कॉस्ट कितना है, ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि 4 पेन खरीदा और 5 पेंसिल खरीदा, तो दोनों का मिलाकर के कॉस्ट जो है वो 160 रुपीज आ गया। तो हम वेरिएबल में पेन का कॉस्ट जो है x ले लेते हैं और पेंसिल का कॉस्ट हम अगर y ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स x हो जाएगा पेन का कॉस्ट और 5 टाइम्स y हो जाएगा पेंसिल का कॉस्ट, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 160 के बराबर होगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। इनिशियल कंडीशन क्या था कि भाई 4 पेन और 5 पेंसिल का कॉस्ट 160 रुपीज है, ठीक है। और ऐसे ही एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट 150 रुपीज है। तो पेन और पेंसिल का इंडिविजुअल प्राइस निकालो। तो बेसिकली क्या कहा गया है आपसे कि 4x प्लस 5y 160 है और 3x प्लस 6y 150 है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो स्टेटमेंट लिखा रहता है कि भाई कुछ कॉस्ट है पेन का, एक पेन का कुछ कॉस्ट है, नहीं हमें पता है, पेंसिल का कुछ कॉस्ट है वो भी हमें नहीं पता है, बट ये हमें पता है कि 4 पेन और 5 पेंसिल का दोनों का मिलाकर की जो कॉस्ट है वो 160 है, और 3 पेन और 6 पेंसिल का कॉस्ट जो है वो 150 है। तो अब इंडिविजुअली एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एक पेन का कॉस्ट x ले लेंगे, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा 4x। एक पेंसिल का कॉस्ट अगर y ले लेते हैं तो 5 पेंसिल का 5y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट 160 है, इसीलिए 4x प्लस 5y 160 हो जाएगा। सिमिलरली 3 पेन का कॉस्ट 3x होगा और 6 पेंसिल का 6y हो जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो 150 दे रखा है। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि पेन और पेंसिल है। तो सिचुएशन यहां से आता है, इस तरह का सिचुएशन जहां कहीं भी 2 वेरिएबल की बात हो, 2 अननोन्स की बात हो, यहाँ पर पेन और पेंसिल के जो कॉस्ट है वो अननोन्स हैं, तो उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे अगर बात करें तो सॉल्व करना मन ही मन में बहुत ही टफ हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस बात को, इस सिचुएशन को, क्या सिचुएशन था, कुछ 4 पेन 5 पेंसिल 160 रुपीज का है, 3 पेन और 6 पेंसिल जो है 150 रुपीज का है, तो भाई बताओ एक पेन एक पेंसिल कितने का होगा। तो इसको बड़ी इजीली किया जा सकता है इक्वेशन में कन्वर्ट करके। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही सीखने जा रहे हैं कि कैसे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें जो है ना, हम लोग तो अभी बहुत ही बच्चे वाला काम कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीजें सीख रहे हैं। बड़े बड़े लेवल पे जैसे कोई मान लो यहाँ से सैटेलाइट भेज रहा है या कुछ और भी चीजें हो रही है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं दुनिया में, साइंटिफिक एडवेंचर्स वगैरह, तो उन सब में भी इक्वेशंस से डील करते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो वहां पर भी वही होता है, अननोन पैरामीटर्स होते हैं, अननोन चीजें होती हैं, और उसको वो लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करके ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते रहते हैं, और फिर उनकी एक्टिविटीज जो है वो होती है। तो हम लोग तो खैर बहुत ही बेसिक चीज कर रहे हैं, हम लोग तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कर रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशन से, मतलब कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन बना करके आप चीजों को बहुत सिंपल कर सकते हो, और फिर आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। वैसे बड़ा टफ लगता रहता है, वैसे सॉल्व करना टफ होता है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देखो बेटा ऐसा होता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, या इस तरह का कोई भी इक्वेशन। इनफैक्ट जनरल इक्वेशन इसका ये है, देखो जनरल इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो ये है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। जनरल इक्वेशन इसका ये है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है, ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल x और y है, abc कांस्टेंट्स हैं, abc आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और एक बात और भी कहा गया है कि abc तो रियल नंबर्स हैं, एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। नेचुरल सी बात है, दोनों जब एक साथ 0 हो जाएंगे तो x और y वाला टर्म ही नहीं रहेगा, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। और a एंड b आर नॉट बोथ 0, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। चाहे तुम
इक्वेशन के हेल्प से ऐसे लिख लो, या स्टेटमेंट के फॉर्म में ये लिख दो कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। पता है इसका और इसका मतलब सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है मैथमेटिकली। कैसे? यस सर, क्योंकि हाँ, सर ए अगर स्क्वायर, स्क्वायर के एडिशन होंगे तो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल, ये कभी भी जीरो, ये Yes, दोनों sir. का दोनों सम जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों के दोनों तुम जीरो कर दोगे, तब तो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं है। बात 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 खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये पक्की बात है कि ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। है कि नहीं? ध्यान से सोचना कभी, है ना, जिन बच्चों को नहीं आया होगा, स्ट्राइक नहीं किया होगा अभी मैंने जो बोला, वो सोचना इस बात को। ठीक है, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यही है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली नॉट जीरो, या एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, ए एंड बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। आई होप क्लियर है ये। और हम लोगों ने Sir. नाइन्थ क्लास में एक चीज और सीखा था कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इस इक्वेशन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल में किया था, वो लीनियर पॉलिनोमियल था। अभी फिर से वापस वही चीज आ गया यहाँ पर कि अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या करेगा? रिप्रेजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो वो पैराबोला था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने, अच्छा, नाइन्थ क्लास में बेसिकली क्या था कि ज्योमेट्रिकली ज्यादा फोकस था। ज्योमेट्रिकली वो लोग क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादातर क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से रिलेटेड है। किसी का माइक ऑन है? माइक बंद करो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ज्यादा फोकस ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे ज्यादा था उस टाइम में नाइन्थ क्लास में। अब लेकिन टेंथ क्लास में क्या होगा? वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि कोई तुमसे कह देगा कि ए की एज जो है 5 साल बाद बी के एज का डबल हो जाएगा, है ना, और बी का एज जो है उसी के एज का, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस देंगे और फिर तुम्हें उसको सॉल्व करना होगा। तो उस पे फोकस ज्यादा रहेगा। नाइन्थ क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे ज्यादा फोकस था, तुम्हें कहा जाता था लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जाएगा, इसमें हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को। ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का इसमें। ओके, एक मिनट। एक मिनट वेट वेट करो बच्चों। ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, देखो। अच्छा, एक चीज और कि ये 2x प्लस 3y की बात करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 अगर
मान लो दिया हुआ है, तो लाइन कैसे ड्रॉ करते थे एक बार जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं कि एक्स और वाई का कॉलम बनाते थे, और एक बार एक्स को सपोज 1 ले लिया तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक बार सर 1 आएगी। हाँ, और भी ले सकते हैं वैल्यू, जैसे सपोज एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो नहीं ये तो ले ही लिया है, 0 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 सर 5/3। 5/3 हो जाएगी। इनफैक्ट हाँ, इनफैक्ट हम इस तरीके से कह सकते हैं, या एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 5/2। तो सर हाँ 2.5। 5 हाँ 5/2 कॉमा 0 एक पॉइंट मिल गया हमें, है ना, देखो 5/2 कॉमा 0, 5/2 कॉमा 0 एक पॉइंट मिल गया, और 0,5/3 भी एक दूसरा पॉइंट मिल गया, 0,5/3 दूसरा पॉइंट मिल गया, और फिर इन दोनों को हमने क्या किया है कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से लाइन आपका मिल जाएगा, और यही लाइन जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन को 2x + 3y = 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कहा गया है ये कि 1,7 जो है इसके ऊपर 1,1 तो लाई करेगा, ये यहाँ पर कहीं पर 1,1 आएगा, है ना, 1,1 कहीं पर यहाँ पर आएगा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 है, तो 1,1 तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट 1,1 है, लेकिन 1,7 नहीं होगा, 1,7 कहीं यहाँ पर होगा, 1,7 वो पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि 1,1 सॉल्यूशन है, 1,1 सॉल्यूशन है इसका, और 1,7 सॉल्यूशन नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत सभी बच्चे जानते होंगे ये बात कि जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाते हैं इसके। जैसे मान लो कि हमने x + y = 2 का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ग्राफ इस तरीके का होगा कुछ, ठीक है, ये 1,0 है और ये 0,1 है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो ध्यान से, तो कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, और सबका कोऑर्डिनेट होगा, सबके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देख पा रहे हो ये सारी चीजें, है ना, ये सबके सब कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो ये सब के सब सॉल्यूशन कहलाएंगे। इनफैक्ट जो भी ये वैल्यू होगी यहाँ पर, जो x का वैल्यू आएगी, जो x1 और जो y1 की वैल्यू, मतलब x1 y1 कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर कोई पॉइंट अगर मान लो कि अल्फा बीटा है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो x1 y1 सॉल्यूशन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन के ऊपर है। सिमिलरली 0,1 सॉल्यूशन है, 1,0 सॉल्यूशन है, ठीक है, 1,1 भी सॉल्यूशन होगा। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। और लाइन जो होंगे, अगर मान लो कि अब हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, अगर हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करें इसमें, इस चैप्टर में हम लोग ब्रॉडली जो देखेंगे वो कहते हैं पेयर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं, पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस को अगर हम बात करें, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो हम कैसे ले सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा इक्वेशन हम ले सकते हैं एक a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशंस अगर एक साथ हम डिस्कस करते हैं तो उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन जब एक साथ कंसीडर करें हम तो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाते हैं ये। और दो लाइंस अगर एक प्लेन में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखो 3 कंडीशंस बनते हैं, एक तो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या पैरेलल लाइंस होंगे, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, ठीक है। ये समझते हो सभी बच्चे, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, यस पता है ना, सर, इंटरसेक्ट ना करे यस तो, सर, एक सर। कोइंसिडेंट एक इंटरसेक्ट लाइन करे एक होते हैं पॉइंट पे तो, है ना। यस सर। हाँ, इस तरीके से ये होता है। तो सर हाँ बोलो। हाँ, तो फिर सी के केस में उन दोनों की इक्वेशन तो एक ही हो जाएगी। किस केस में, सी के केस नहीं, में दोनों, इक्वेशन हाँ एक तरह से सेम ही होते हैं, बस कोफिशिएंट थोड़े उसमें होते हैं, एक रेशियो में। इक्वेशन सेम ही होते हैं, ऐसे जैसे मान लो 2x + 3y लिखा हुआ है = 0, उसी तो का मल्टीपल इसको होता 4x + 6y कर देंगे, है ना। तो लगभग हाँ कह सकते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन हो जाती है, आइडेंटिकल इक्वेशन हो जाती है, क्योंकि पर 2 से रेशियो इसको सेम होता है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 2/4 हाँ = 3/6। हाँ, 2 इस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो लाइन ड्रॉ करना तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सीखा हुआ है, हालांकि इसमें भी लाइन ड्रॉ करना दिया हुआ है वैसे, यस सर। लाइन को ड्रॉ, हाँ लाइन लाइन कैसे ड्रॉ है। करते हैं यस वो दिया हुआ सर, है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखो एक्सरसाइज है 3.1।
ये देखो, अब ये हमें इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत होगी, लेकिन ग्राफ पेपर तुम्हारे पास अभी नहीं होगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं रफली करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं रफली करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। देखो सिचुएशन को समझते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन उतना भी नहीं कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो 9th क्लास में करा ही है ना इसको। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अरे वाह, क्या खतरनाक स्टेटमेंट है ये। 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो इसमें लिखा है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है ना? हाँ, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पर दो, एक तो, और इसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन दोनों को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये पहला इन्होंने जो है कह सकते हैं कि हेवी क्वेश्चन डाल दिया। थोड़ा सा आसान देना चाहिए था। 2 वेरिएबल्स है यहाँ पर, एक तो आफ्ताब की। सर इसमें मुश्किल क्या है? ये आसानी तो है। आसान है सर, आसान है। सर उसमें x ले लेंगे, y ले लेंगे, और सर x minus 7 is equal to y minus 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा ठीक है, आसान लग रहा है, मुझे लगा इससे भी आसान देना चाहिए था पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब को अगर हम x ले लेते हैं, ठीक है, और डॉटर्स के एज को अगर हम y ले लेते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, x और y, है ना। आफ्ताब की एज एक वेरिएबल है, अननोन है, पता नहीं है हमें आफ्ताब की एज, और उसके उसकी बेटी के एज का भी हमें आइडिया नहीं है, तो हमने y ले लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 7 years ago दोनों की एजेस कितनी हो जाएगी? 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब X minus एज इज 7 इक्वल टू x minus 7, और डॉटर्स की एज कितनी होगी? एज हो Y जाएगी minus 7 y होगी माइनस y minus 7 y y माइनस, minus 7। हाँ y माइनस 7। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अब देखो, कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब तुम्हारी एज का 7 गुना था मैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आफ्ताब की जो एज है, जो कि x minus 7 है, वो 7 टाइम्स है किसका? y minus 7 का, डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। तो कई बच्चे यहाँ पर ना क्या करते हैं कि ऐसा लिख देते हैं 7 टाइम्स इज इक्वल टू y minus 7, जो गलत है। भाई बड़ा कौन है इसमें? आफ्ताब बड़ा है कि डॉटर बड़ा है? डॉटर बड़ी है। आफ्ताब बड़ा है कि डॉटर बड़ी है? आफ्ताब बड़ा होगा ना बड़ा है, ऑब्वियसली, है ना, आफ्ताब बड़ा होगा। हाँ, तो ध्यान से सुनो बच्चों, तो आफ्ताब बड़ा है, अगर आफ्ताब की एज ज्यादा है तो बराबर करने के लिए हमें छोटे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये y minus 7 जो कि डॉटर की एज है 7 साल पहले वाली, उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, तो ये 7 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, ना कि यहाँ। आफ्ताब की एज में ही 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और तो उसके बाद जब ये इक्वेशन बना करके सॉल्व करोगे ना, तो उसमें तभी पता चलता है कि फादर की एज जो है बेटे की एज से कम हो गई, है ना। क्यों होता है वो? क्योंकि तुमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर तो वो वैसे ही आएगा, फादर की एज कम हो जाएगी, बेटे की एज ज्यादा हो जाती है उससे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कि जिसकी एज कम है बेटा, जिसकी एज कम होती है, तो बराबर करने के लिए हमें छोटे वाले को 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये ध्यान से इस बात को समझो। x minus 7y तो plus 40। हाँ, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, अगर x minus 7 इज इक्वल टू 7y minus 49, तो ये आ जाएगा x minus 7y x minus 7y इज बराबर इक्वल टू माइनस 42। x minus 7y इज इक्वल टू -42। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अगर, तो ये जो सेंटेंस लिखा है मेरे बच्चों, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हमने ये बना दिया। देख पा रहे हो? 7 years ago I was 7 times as old as you were then, इसको हमने लिख दिया है x minus 7y is equal to -42। मतलब ये जो हेवी सेंटेंस लिखा हुआ है, it is equivalent to x minus 7y is equal to -42, where x is age of present age of आफ्ताब and y is present age of his daughter। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। सेम लॉजिक से, इसी तरीके से ये जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, तो इसको भी हमें
इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है इस सेंटेंस को। ये जो हेवी सेंटेंस लिखा हुआ है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कभी ये लाइक नहीं करेंगे ये फालतू की बातें, ठीक है। उन्हें क्या पसंद है, इक्वेशंस पसंद है। इक्वेशन में कन्वर्ट करो इस बात को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 3 years फ्रॉम नाउ, है ना। आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x+3 डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर एज कितनी हो जाएगी? y+3 और कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फादर कह रहा है कि आई शैल बी 3 times as old as you will be, है ना। जब तुम मतलब उस टाइम में जब 3 साल के बाद जो तुम्हारी एज होगी उसका मैं 3 गुना होऊंगा, ठीक है। तो 3 गुना तो पापा होंगे ना भाई, ठीक है। तो बेटी के एज को क्या करेंगे, डॉटर के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पापा की एज के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है। मान लो बेटी अभी 12 साल की है, पापा 36 के हैं अगर, तो सीधी सी बात है कि अगर हमें बराबर करना है तो बेटी की एज जो कि 12 साल है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पापा की एज के बराबर हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर है, x+3 = 3 times y+3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चों? अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करके इधर की तरफ ले आएंगे तो x - 3y होगा और ये जो 3 उधर जाएगा तो 3 जब उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिकली दिखाओ। भाई अलजेब्रिकली तो दिखा दिया, यही है अलजेब्रिकली। पहला इक्वेशन ये रहा और दूसरी इक्वेशन ये रही। मतलब कहने का मतलब क्या है पता है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then and 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने ये 2 चीजों में कन्वर्ट कर दिया, ये और ये, दैट्स इट, ठीक है। यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि कह सकते हो आप कि इतना जो हेवी लोडेड सेंटेंसेस लिखे हुए थे उसको हमने कंडेंस करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमने 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। हालांकि इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसको ग्राफिकली दिखाओ। तो ग्राफिकली दिखाना तो और आसान है, ठीक है। ग्राफिकली मैं आपको रफ में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। रफली मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकली कैसे होगा ये। पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, x - 7y = एक बार मैं भूल गया, ऊपर देखते हैं, -42 है। और दूसरा इक्वेशन है x - 3y = 6। इसको हमें, ये तो अलजेब्रिकली तो कर दिया, अलजेब्रिकली इक्वेशन दिखा दिया, हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है कि इसको ग्राफिकली दिखाओ। तो ग्राफ पेपर सबके पास नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो x - 7y = -42 के लिए कॉलम बना लेते हैं x और y का। x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 6, और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -42, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं है। एक काम करते हैं, -42, 0, अरे बाबा ये तो -42 यहाँ ले लेते हैं, ये रहा, और 0,6 यहाँ पर कहीं पर ले, 0,6 यहाँ पर कहीं पर आएगा। और ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब इससे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है बेटा, ये है आपका x - 7y = -42, ठीक है। और ये, हाँ दूसरी बात, x - 3y = 6 के लिए एक बार x और y का कॉलम बनाते हैं। x को 0 लेते हैं, x को 0 लेंगे तो y कितना मिलेगा बच्चों, -2, और y को 0 लेंगे तो x कितना मिलेगा, 6। तो 6,0 आएगा, तो लो 6,0 यहाँ ले लेते हैं, और 0,-2, 0,-2 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर 0,-2 होगा। क्या कहते हो, है ना। इस तरीके से रफली हम, क्योंकि ग्राफ पेपर हमारे पास अभी नहीं है तो हम लोग रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। तो आपके पास देखो क्या आएगा, सॉरी 1 मिनट, ये आपके पास ये यूं इस तरीके का कुछ एक लाइन मिलेगा। मैंने रफली बनाया हुआ है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से ये हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप क्लियर है, ये सबको समझ में आया। ऐसे ड्रॉ करते थे, 2 पॉइंट चाहिए होता है बच्चों हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये जो आपके पास एक इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, बस बात खत्म। x को 0 लेंगे तो ये 0,6 पॉइंट मिल जाएगा, जिसको हमने प्लॉट कर दिया 0,6, ये रहा पॉइंट।
ये रहा 0,6। फिर दूसरा y को 0 लेंगे तो -42 मिल जाएगा, तो -42 ये रहा, है ना, -42,0। दूसरे लाइन के लिए इसकी बात अगर हम करें तो x - 3y = 6 की, तो इसमें देखो अगर, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू -2 मिलेगी, और x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। दैट मीन्स कि 0, -2 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा 6,0 एक दूसरा पॉइंट हो गया। दैट्स इट। तो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया तो हमें 2 लाइंस मिल जाएगा, और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी ये पॉइंट निकल के आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। हाँ, सॉल्यूशन होगा इसका। हालांकि इसमें सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं की गई है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। पहले तो इक्वेशन बनानी थी हमें अलजेब्रिकली, तो ये अलजेब्रिकली इक्वेशन बन गए, और फिर ग्राफिकली दिखाना था तो ये ग्राफिकली बन गया। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और अच्छा दिखेगा। क्या कह रहे हो सर? इन इक्वेशन से डिपेंड करता है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी, जैसे चैप्टर 2 में लाइन। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछा? आई होप ये क्लियर है। जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार फिर से। अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन में इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बना के दिखाओ मुझे। मेरे ख्याल से बहुत आसान है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। सर बैट के प्राइस को x ले लेंगे तो, और बॉल के प्राइस को y ले लेंगे तो 3x + 6y = 3900, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1x + 3y = 1300। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं बाकी। हाँ, इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिकेट टीम जो है बैट्स खरीद रहे हैं और बॉल खरीद रहे हैं। एक बैट का कॉस्ट ले लेते हैं, और लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls टू सेम काइंड, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। वही क्वेश्चन फिर से है यहाँ पर कि भाई 3 बैट्स और 6 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो 3900 पे किया है टीचर ने। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x, और कॉस्ट ऑफ 1 ball इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, 3x, क्योंकि 3 बैट खरीदे ना उसने पहले सिचुएशन में, और 6 बॉल्स खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा 3900। पहला इक्वेशन तो ये बन गया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। और दूसरे सिचुएशन में कह रहा है लेट अस सी बाइज अनदर बैट का मतलब एक और बैट खरीद रही हो, ठीक है, और 3 more balls का मतलब 9y, है ना। पहले तो उसने 6 बॉल्स खरीदे थे, अब वो 3 ज्यादा बॉल खरीद रही है, इसका मतलब 9 बॉल्स खरीद रही है, और एक बैट और, ठीक है, एक बैट और, तो मतलब एक बैट और 9 बॉल्स। तो ये कॉस्ट जो आ रहा है, टोटल मिला के जो कॉस्ट आ रहा है वो 1300 आ रहा है। तो ये हो गया अलजेब्रिकली, ये ऐसा ही होगा। और ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है तो ज्योमेट्रिकली दिखाना थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन चलो कोशिश करते हैं इसको। सर 3y नहीं होगा? 3y नहीं होगा? यस सर, 3y होना चाहिए। सर ये तो सेकंड सिचुएशन है ना जिसमें उसने अंदर शॉपिंग करी है। अच्छा, ये 9 नहीं होगा, 3 होगा खाली, 3y होगा। अच्छा, हाँ, ये 3 more balls, इसका मतलब ये हुआ कि 6 + 3 नहीं बल्कि 3 और बॉल खरीद गए, इसका मतलब 3y हो जाएगा। ये मैंने ज्यादा सोच लिया, मैंने गलत सोच लिया एक्चुअली। मैंने पहले उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे थे, अब वो एक बैट और 3 बॉल खरीद रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगा। ये मैंने 6 यहाँ लिख दिया था, वो 9 लिख दिया था यहाँ पे, वो गलत था। 3 डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 3 से यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x + 6y = 3900, ये इसको आप चाहो तो 3 कॉमन लेके, इनफैक्ट 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी 3 से अगर डिवाइड कर दोगे बच्चों तो x + 2y बचेगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा कितना, 1300। नहीं, 3 के टेबल में 13 पे तो जाता है, 3900 3 के टेबल में 1300 पे तो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए x + 2y = 1300 है, इसके लिए प्लॉट करते हैं x और y का कॉलम। एक बार x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 650, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है वो है x + 3y = 1300, उसके लिए x और y का कॉलम बनाएंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, ओहो ये बड़ा खतरनाक सा आ गया, 1300/3। और दूसरी बात कि जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300। अब इसको प्लॉट करना है अगर हमें, तो सबसे पहले तो इसको प्लॉट करते हैं। तो 0, 650 मान लो कहीं यहाँ पर आ जाता है,
0,650 यहाँ लेते हैं। तो 650 जब इतना लेंथ लिया हुआ है तो 1300 तो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, इधर की तरफ लेना पड़ेगा 1300,0 है ना। तो ये आपके पास जो मिल गया, ये लाइन मिल गई, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन मिल गई आपके पास। और दूसरी बार 1300/3 है ना। सर ये इक्वेशन थोड़ी गलत से नहीं हो जाएगी सर? पहले वाली इक्वेशन में x + 2y 1300 आ रहा है और दूसरे में x + 3y भी 1300 आ रहा है। बॉल फ्री में मिल रही है इसमें। सर इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा? सर मेरी बुक में 2 more balls लिखा हुआ है, 3 more balls की जगह। तुम्हारी बुक में 2 more balls लिखा हुआ है? यस सर। हाँ, ये बात तो सही बात है, ये तो है। ये एक्चुअली में ये ना इसमें मिस्टेक है एनसीईआरटी में, ये है ना 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 3 जब होगा ना तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मेरी बुक में भी 3 balls सर मेरी बुक में भी 3 है। नहीं सर, मेरे में भी 2 more मेरी लिखा बुक हुआ में तो 3 लिखा है। मेरे में 2 ही लिखा है। अरे नहीं, इसमें होगा क्या पता है, y0 आ जाएगा फिर, नहीं तो सही, ये गड़बड़ है, ये मिस्टेक है। सर 3 है 3 है सर। लेकिन बॉल हमारे फ्री फ्री बॉल है सर। तो बॉल फ्री में हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे एक बॉल कैसे फ्री में होगा? फ्री में तो नहीं सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना हाँ। दोनों इक्वेशन तो। ये 2 लो यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है सर, इसमें, है ना। हाँ, ये 2 ही 2 ही होगा। होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, ये अगर हम 3 लेकर के करें ना तो ये मिस्टेक हो जाएगी। फिर ये एक्चुअली में क्या होगा पता है, लाइन जो है ये क्या हो जाएगा, कुछ सिचुएशन डिफरेंस आ जाएगा। सर पैरेलल बन जाएगी, सर पैरेलल बन हाँ, जाएगी। ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। अब जो है ना ये लाइंस जो है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये, हाँ सर ये क्वेश्चन 2 ये सही है सर, मैंने ना देखा था तो वहाँ पर था इसका है ना नो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, पर ये क्वेश्चन सही है, इसका पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। फिर वही सेम इक्वेशन आ गया, 0,650 और 1300 सेम इक्वेशन आ गया। देखो ना यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये देखो, ये लो और ये देखो, सेम ही तो है। हाँ, कोइंसिडेंट लाइन आ जाएंगे, मतलब एक लाइन दूसरे उसको ओवरलैप कर देगा पूरी तरह से, ये सेम चीज है ना। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन से क्या मतलब है, हमें तो इसमें दिखाना था ज्योमेट्रिकली, है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना कि जो कोच है वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900 रुपीज में खरीद रही है, और फिर उसके बाद 1 बैट और 3 बॉल जो है वो 1300 में खरीद रही है। बेसिकली ये दोनों ही सिचुएशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वो होगा x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो वैसे ये बात सही भी है देखा जाए तो, है ना। क्यों सही है? क्योंकि पहला क्वेश्चन था उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आया था, अब इसमें क्या आया है, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरे वाले में डेफिनेटली ऐसा होगा, जो इक्वेशन बनाएंगे ना हम तीसरे क्वेश्चन में, ये तीसरे क्वेश्चन में, तो हो सकता है उसमें क्या हो, पैरेलल लाइंस बन जाए, है ना। तो क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरीके से हो सकती है बातें। तो देखते हैं करके थर्ड क्वेश्चन को। हाँ सर इस क्वेश्चन में फिर 1 ब्लॉक = कितनी यूनिट्स ले? 1 ब्लॉक, अच्छा 1 ब्लॉक को ऐसे ले लो ना तुम, इसमें जैसे 200 पे ले लो, 1 ब्लॉक 200, या फिर हाँ 200 ले लो चाहे 400 ले लो, कोई फर्क नहीं, 200 लो, अच्छा रहेगा, 200 सही रहेगा, है ना। 650 है तो 200 का ब्लॉक ले लेना ग्राफ पेपर के ऊपर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने टाइम इसको दे दिया। कह रहा है कॉस्ट 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो भाई एप्पल का कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x, cost of 1 kg grapes is equal to y according to question। ये लिखना मत भूलो, सेंटेंसेस लिखना नहीं भूलना चाहिए, इसमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x 2 किलो एप्पल लिया हुआ है और 1 kg ग्रेप लिया हुआ है, और दोनों मिलाकर के कॉस्ट जो 160 है, पता नहीं इतना सस्ता कब मिलता था, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप 300 है, हो गया भाई, ये लो। इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं 2x + y = 150, है ना, कॉमन ले लिया। आई होप समझ में आया होगा। ये 4x + 2y 300 है बेटा, तो इसमें ना 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x + y 150 हो जाएगा ना, ये समझ में आया ना सबको।
4x प्लस 2y 300 है, तो 2x प्लस y को, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कहा ना मैंने, वो मेरे ख्याल से मैंने जो अज्यूम किया हुआ था वो सही है, जो हाँ सही अज्यूम किया था कि ये ना अब पैरेलल लाइन बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप इन दोनों को ड्रॉ करोगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 को ड्रॉ कर, कैसे ड्रॉ करेंगे, x y का कॉलम बनाएंगे, x 0 लेंगे y की वैल्यू हो जाएगी 160 और y 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 80। और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो ये आपके पास x और y का कॉलम बनाओ, x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू हो जाएगी 150 और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 75। ये दो इक्वेशंस हो गए। अब इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, एक तो 0,160 हो जाएगा, सॉरी ये है 0,160 और 80,0 और 75,0। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट होल्ड करो। ये है 0,160 और ये है 80,0। तो ये लाइन मिल गई हमें पहली इक्वेशन। और दूसरा है 75,0 और फिर आई एम सॉरी 150, तो ये मिल गई दूसरी लाइन, है ना। पैरेलल लाइंस हो जाएंगे इस केस में, है ना। दोनों जो लाइन आ रहे हैं आपके पास 2x प्लस वाई 160, 2x प्लस वाई 150, इन दोनों को ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा, पैरेलल लाइंस आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। है ना, यस सर। सिंपल है। यस सर। लाइन ड्रॉ करना सबसे, हाँ लाइन ड्रॉ करना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट था कि भाई आपको एक बार x को 0 एक बार y को 0 लेकर के दो पॉइंट्स ले लेने थे, उसको प्लॉट कर देना है। मैंने रफली किया हुआ है, आप लोग जब करोगे तो ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करना तो अच्छा दिखेगा उसमें, है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो कर ही लिया, एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जंप करते हैं। नहीं, ये टेबल देखते हैं हम लोग। वेट एक सेकेंड रुक जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो कई सारे बच्चों ने किया हुआ होगा तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखो ध्यान से देखना, दो लाइंस अगर दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं बच्चों, दो इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ये देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर आपके पास। और ये दो इक्वेशंस दी हुई है और इसमें अगर देखें तो ये इसका a1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। तो हम जनरल जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके का होता है, ये देखो जनरल इक्वेशन जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें, अगर हम इसमें देखें, अगर कंपेयर करें तो x माइनस 2y जो 0 के बराबर दिया हुआ है, तो इसमें a1 क्या है,
इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो A1 क्या है इस इक्वेशन में, ध्यान से देखो तो इसमें हम देखें तो A1 क्या है बच्चों, A1 1 है और B1 क्या है -2 और C1 क्या है 0। इसमें अगर हम देखें A2 तो A2 क्या है 3, x का कोएफिशिएंट होता है बेटा, B2 क्या है 4 और C2 क्या है -20। तो ये समझ में आया सबको, है ना। अब इसमें A1 by A2 की बात करें अगर हम, हाँ A1 by A2 की बात करें तो 1/3 होगा, देख सकते हो यहाँ से आप, ये देखो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशंस में A1 by A2 क्या होगा बच्चों 1/3। B1 by B2 क्या होगा -2/4, दिख रहा है यहाँ पर सबको -2/4। और C1 by C2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो A1 by A2 जब B1 by B2 के बराबर नहीं होता है, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, उस केस में हम कहते हैं कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मतलब इन दोनों को ग्राफिकली हम प्लॉट करते हैं तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरीके के लाइंस होंगे जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों का सॉल्यूशन जो आएगा एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू आएगी। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ये है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन ले लिए, दो इक्वेशंस हमने लिए हुए हैं दूसरे सिचुएशन में, इसमें A1 by A2 निकालेंगे तो 2/4 है ना, B1 by B2 3/6 और C1 by C2 -9 by -18। मतलब A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 तीनों बराबर आ रहे हैं। 2/4 भी 1/2 होता है, 3/6 भी 1/2 होता है और -9 by -18 भी 1/2 होता है। तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और अलजेब्रिकली बात करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। जैसे मान लो कि अगर कहीं पर ऐसा दिख जाए आपको 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10, तो बेसिकली बच्चों ध्यान से देखो तो ये क्या किया गया है इसमें, ये 2x था तो 4x हो गया, 3y था तो 6y हो गया, डबल हो गया, और 5 था तो 10 हो गया, डबल हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2/4, 3/6 और 5/10 सब बराबर है, -5/-10 सब बराबर है। यहाँ पर 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, इसीलिए मैंने -5/- बराबर है, सबके सब किसके बराबर है 1/2 के। तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन अगर इस तरीके का होगा तो दूसरा भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस को। और अलजेब्रिकली अगर हम बात करें तो अलजेब्रिकली इसका मतलब है कि इन दोनों के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। इनफैक्ट जो पहले इक्वेशन इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा 2x + 3y = 5 का जो सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, है ना। और एक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। और इसीलिए 4x + 6y = 10 के भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसीलिए दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि अलजेब्रिकली सर ये जो थर्ड केस है जिसमें कि नो सॉल्यूशन आते हैं सर, इसमें लाइन पैरेलल कैसे हो जाती है? अभी तो मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं, अभी तो बताऊंगा ना मैं, उसमें तो सेकंड पार्ट कर रहे थे ना अभी। तीसरा केस है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इसमें A1 by A2 अगर देखें तो 1/2, B1 by B2 देखें तो 2/4 और C1 by C2 देखें तो -4 - 12। तो इसमें हो क्या रहा है, A1 by A2 और B1 by B2 बराबर हैं बट C1 by C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो A1 by A2 बराबर है और B1 by B2 A1 by A2 B1 by B2 के बराबर है, लेकिन C1 by C2 के बराबर नहीं है। तो पैरेलल लाइंस होते हैं और इस केस में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप x + 2y = सपोज 4 ले लिया आपने और x + 2y = 5 ले लिया आपने, तो ध्यान से देखो इसमें A1 by A2 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A1 by A2 इसमें अगर निकालोगे A1 by A2 इन दोनों इक्वेशंस में, तो A1 by A2 क्या आ जाएगा 1/1 और B1 by B2 भी क्या आ जाएगा 2/2 और ये C1 by C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन कहने का बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि भाई जब x + 2y 4 के इक्वल है तो x + 2y 5 के इक्वल कैसे हो जाएगा। x + 2y अगर 4 के इक्वल है, जब कोई चीज 4 के इक्वल है तो वही चीज 5 के इक्वल कैसे हो जाएगा, पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, इसीलिए कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। x + 2y जब आपने 4 कह दिया और फिर x + 2y को आप 5 कह रहे हो, दोनों को एक साथ में, ये कैसे पॉसिबल है ना, कंट्राडिक्ट कर रहा है अपनी बात को। तो ये इसीलिए कहते हैं नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये लाइन जो होंगे वो पैरेलल लाइंस होंगे, एक लाइन इस तरीके का है तो दूसरी लाइन इस तरीके का होगा।
ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगे, कभी आपस में नहीं मिलेंगे। हाँ बोलो सर, अगर A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2 हो और वो B1/B2 के इक्वल ना हो तो भी सर यही होगा। पहला केस देखो ध्यान से, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है, ध्यान से देखना, यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसमें A1/A2 अगर C1/C2 के बराबर है नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। B1/B2 C1/C2 के बराबर है नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब वो C1/C2 के बराबर हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात की कोइंसिडेंट लाइंस, अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर होगा अगर, तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस होंगे इस केस में, अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे इस केस में। दूसरे वाले केस में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों आपस में बराबर है, रेशियोज। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन होगा तो A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, और बट वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा। A1/A2 B1/B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये A1/A2 जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं होगा, और B1/B2 भी C1/C2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर होंगे। A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर होंगे, बट ये दोनों के दोनों A1/A2 और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं होंगे। तो हम कहते हैं कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगे और सॉल्यूशन इस केस में नहीं एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये दोनों जो सिस्टम होते हैं ये कहलाते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, ये कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट जो है ये कहलाता है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। इफ सिस्टम से मतलब दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को जब हम एक साथ कंसीडर करके सॉल्व करते हैं तब उसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों ही। तो ये जो A1/A2, ठीक है, A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और साथ ही साथ आप कह सकते हो जो इक्वेशंस होंगे, दो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। दूसरे केस में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर बराबर होंगे तो हम उसको तब भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरे केस में लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन आएगा, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। इस केस में क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट है। तो आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस कर। हाँ बोलो। हम कह सकते हैं कि जो सर बोलो। यस सर, जो हम कह सकते हैं कि जो सी है उसकी वजह से ही ये हो रहा है कि वो पैरेलल होंगी या फिर एक साथ ही होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, मतलब लाइंस। सी की वजह से नहीं, ABC तीनों की वजह से हो रहा है। ABC भी तो इसमें मैटर करता है ना। बट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में तो डिफरेंस कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके सर। देखो अब एक्सरसाइज 3.2 करेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा बड़ा सा एक्सरसाइज है। इसमें क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में, देखो ध्यान से। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म अ पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली कह रहा है तो ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा वैसे, तो आप लोग ग्राफ पेपर पे आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अभी मैं ऐसे रफ में दिखा दूंगा। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls in is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay. सबसे पहली बात तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्लास 10 के। तो नंबर ऑफ पहला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x और गर्ल्स मान लेते हैं y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल तो 10 बच्चे हैं ना, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ Yes, है sir. कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है, गर्ल्स के नंबर ज्यादा है ना, तो गर्ल्स के नंबर ज्यादा है तो हम बॉयज के नंबर में अगर ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई जो कम है, किसके नंबर कम Yes, है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कम है तो नंबर ऑफ बॉयज में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इनफैक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, है ना। ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आप जानते हो इन दोनों को आप कैसे ग्राफिकली सॉल्व अगर करना है आपको तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ ड्रॉ करोगे, टेबल बना के x y टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, फिर y की वैल्यू 0 लेंगे x की वैल्यू 10 आएगी, फिर इसमें अगर हम x y का टेबल बनाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। फिर ड्रॉ करना है, प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 10 10 0 और ये हो गया 0 10। ग्राफ पेपर बनाओगे तो अच्छा दिखेगा ये। और -4 0 है तो ये रहा 0 -4 और 4 0। तो ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। इस तरीके से कहीं पर कट करेगा तो वही सॉल्यूशन होगा। ये हो गया, इस तरीके से कर सकते थे। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ। ऐसे ही पहले बाकी दूसरा पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। दूसरा पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 निकाल के पैरेलल है क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी सभी बच्चे इस कमेंट बॉक्स में चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 0 और 7x + 6y - 9 0। तो इसी पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट है या फिर कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग कह रहे हैं कई बच्चे, कंसिस्टेंट कह रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं जानना है हमें, वो इंटरसेक्शन जानना है कि इंटरसेक्टिंग है या क्या है। वेरी गुड, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए। तन्मय, आदि, सुमन, मानस, प्रखर, आदित्य सिन्हा, मनीष, कशिश गुप्ता, प्रांतिका, उदय, पुलकित, अनन्या, स्वप्निल, अस्मित। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया हुआ है जी। देखते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो बच्चों ये आपका a1 by a2, अगर हम सेकंड का पहले पार्ट की बात करें तो a1 by a2 हो जाएगा आपका 5/7। b1 by b2 अगर बात करें तो ये हो जाएगा -2/3। -4/6 है तो उसको सिंप्लीफाई करके जाएगा। c1 by c2 हो जाएगा 8/-9, मतलब -8/9। अब यहाँ से देख सकते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। तो ये जैसे ही नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो अब इसकी तो c1 by c2 के बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आ गया बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया। a1 by a2 अगर b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम देखें तो ये 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरे केस में देखें तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 और 10/9। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइंस। वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अब बताओ सभी बच्चे लिख करके आंसर फॉर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जा रहा हूं मैं देखने के लिए, हो सकता है स्क्रीन तुम लोगों को ना दिखे। दिख रहा है स्क्रीन सबको?
Yes. शुभ्रोश्री पाल कह रही है कंसिस्टेंट, निशांत कह रहा है कंसिस्टेंट, ऋषिका कंसिस्टेंट, वैभव कंसिस्टेंट, आर्यन कंसिस्टेंट। ओ हो, बाढ़ आ गई तो कमेंट की, कई सारे बच्चों ने लिख दिया। वेरी गुड, हर्षल, वैभव, अस्मा, आदित्य सिन्हा, विशेष गोयल, उद्देश्य, प्रतीक, उदय, लता शर्मा, सुमेघ। अरे आदित्य सिन्हा कितनी बार लिखते हो तुम कमेंट, तुम्हारा ही नाम आ रहा है बार बार आदित्य सिन्हा। सेकंड कंसिस्टेंट, ओके। A1/A2, अगर इसमें देखें हम पहले वाले केस में देखते हैं, पहले वाले केस में देखते 3/2 आएगा, है ना। इसको हटा देते हैं इसको। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये आ जाएगा 3/2 - 2/3 5/7। तो भाई A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों भाई, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, तो यूनिक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोले या कंसिस्टेंट बोले, है ना, एक ही मतलब है। सेकंड क्वेश्चन का कई बच्चों ने आंसर बताया इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं कैसे इनकंसिस्टेंट है। 2/4 हो रहा है, -3/-6 हो रहा है, और 8/9 हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। 1/2 1/2 और 8/9, मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड, सही बच्चों, कई बच्चों ने आंसर सही दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें, है ना। वेरी गुड। ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है ये। तो 3/2 और 4/3, 3/2 अपॉन में 4/3, दूसरा क्या है भाई 5/3 अपॉन में 2, और फिर तीसरा क्या है 7/8। ये गलत कर दिया क्या, आई एम सॉरी, ये गलत कर दिया भाई, ये मैंने गलत ले लिया था। ये था तीसरा पार्ट है 3/2/9, फिर 5/3/-10, और फिर 7/14। तो अगर इसकी बात करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा 1/2। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, 3/2 और -2/3 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, है ना। तीसरे वाले पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। तो बाकी क्वेश्चन, बाकी दो पार्ट्स हैं, वो तो करने लायक है भी नहीं, बहुत ही आसान है, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। यस सर, ओके, नेक्स्ट पार्ट पहले वाला भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि, हाँ फोर्थ पार्ट कह रहा है इसका, एक मिनट, इसको ना पूरे को डिलीट ही कर देता हूँ मैं। ये आपके पास आ गया, एक मिनट वेट करना बेटा। ये आ गया क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन आ गया कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसमें भी वही पूछा है ना, कंसिस्टेंट तो कह रहा है कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा सबसे इसमें ना सभी क्वेश्चंस में ज्यादातर ना ग्राफिकली कहा है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो वो आपको ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा। और मैं जो बच्चे समझदार होंगे, जो बच्चे सीरियस होंगे, वो सभी बच्चे घर पे जाके जरूर इसका ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन निकालेंगे, इन इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे और फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाके इसको ट्राई जरूर करोगे। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको, टाइम भी कंप्लीट होने वाला है हमारा। x + y 5 दिया हुआ है और 2x + 2y 10 दिया हुआ है। तो देखें अगर तो A1/A2 अगर बात करें बच्चों, तो x और ये 2x है, तो 1/2 हो गया। B1/B2 क्या हो जाएगा, y2 1/2 हो जाएगा, और C1/C2 5/10। तो बराबर ही आ गया, तीनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस, या यूं कहें तो कंसिस्टेंट भी है ये। कंसिस्टेंट क्यों भाई, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद से, तीसरा वाला चौथा वाला खुद ही चेक कर लेना। अब आया है यहाँ पर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें कहा गया आपसे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन होज लेंथ इज 4 more than width। तो
अगर मान लेते हैं कि कह रहा है कि whose length is 4 more than width को अगर x ले लेते हैं तो और इसको y ले लेते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is according to question y जो है ये x plus 4 है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। और हाफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का हाफ 36 है, इसका मतलब x प्लस वाई। बेटा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई, लेकिन उसका हाफ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और यही आपको क्या दिया हुआ है? 36। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? y की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर आप x प्लस 4 पुट करके सॉल्व कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो फिर आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे, लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा आपको। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, या नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर, यस सर। ओके ठीक है। तो मैं अब आगे के क्वेश्चन जो है ना, इसमें 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देखा जाए तो 6th और 7th बचे हुए हैं। आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। सर x प्लस वाई 18 नहीं होगा? x प्लस वाई 18 होगा सर वो 2 इंटू हाफ द पेरीमीटर इज 30, हाफ द पेरीमीटर इज 36 है ना। पेरीमीटर का हाफ 36 है, मतलब x प्लस वाई 36 है ना। यस सर। ओके सर, ओके। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो। क्लास ओवर। डाउट पूछना है किसी को तो डाउट पूछ सकते हो। बोलो क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन है सर, बोल रहा हूँ। सर लेट p of x be a monic cubic equation। सर बोल रहा हूँ, सर आवाज आ रही है? बोलो। बोलो। Let p of x be a monic cubic equation such that p of 1 equals to 1, p of 2 equals to 2, p of 3 equals to 3, then p of 4। सर ये बताना है। px is monic cubic equation। मोनिक का मतलब होता है, हाँ मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मोनिक का मतलब होता है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है। जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है उसको कहते हैं। तो देखो ये मतलब ये px जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का होगा कुछ। अब इसमें p ऑफ 1 2 तरीका करने का कर सकते हैं इस तरीके से। p ऑफ 1 1 ले सकते हो, तो p ऑफ 1 यहाँ पर 1 पुट करके तुम abc में रिलेशन निकाल लो, लेकिन उससे नहीं हो, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं तुम्हें आसान सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। px इक्वल टू gx करेंगे ना? px इज इक्वल टू gx करेंगे, px माइनस x सर। px माइनस x करेंगे। px इज इक्वल टू, तुम सीधा सीधा इसमें ऐसे लिख दो, px इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और प्लस x। देखो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जहां कहीं भी दिख जाए, p ऑफ 1 1 है, p ऑफ 2 2 है, p ऑफ 3 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना सबसे पहले p ऑफ 1 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? x माइनस 1 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। p ऑफ 2 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? p ऑफ x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, है ना। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेकर के, और क्योंकि पैटर्न बन रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, तो x पे x आएगा, तो x इसमें ऐड कर देना होता है। अब तुम देखो इसमें जो कंडीशंस दिए हुए हैं, तीनों कंडीशंस को तुम सेटिस्फाई कर सकते हो यहाँ से देख करके। p ऑफ 1 रख के देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है, p ऑफ 1 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0, पूरा 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। p ऑफ 2 2 आ जाएगा, p ऑफ 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें मोनिक कहा गया था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 होगा, क्योंकि मोनिक इसलिए है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। अब तुम्हें निकालना क्या है इसमें? p ऑफ 4, तो p ऑफ 4 के लिए x की जगह पे 4 रख दो, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 क्यों लिखा वो समझा दो एक बार। प्लस 4। हाँ ऐसे से x क्यों लिखा लास्ट? ये पैटर्न है ना, 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, ठीक है। तो x पे x हो जाएगा, यहाँ पर x ऐड करना होता है इसमें, ठीक है। ट्रिक है क्या ये ऐसी? लॉजिक है हाँ, इसके 1 पे 1 है, 2 पे,
ये पैटर्न देख लो, इसमें पैटर्न देखो ना, पैटर्न पी ऑफ 1 पे 1 है तो एक पॉलिनोमियल तुम्हें ऐसा सोचना है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, वैसे कॉम्प्लिकेट तरीका तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे तुम जल्दी सॉल्व कर पाओ। इसमें पी ऑफ 1 1 है ना, तो पी ऑफ 2 2 है, तो इसमें पैटर्न तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पी ऑफ 1 1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, x माइनस 3 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर सर मेरी आंसर की 3 है। ये आ जाएगा 3 इंटू 2 सर इंटू इसका 1 आंसर प्लस 3 आ 4। रहा है सर, मैं आंसर की में क्या है आंसर की में? आंसर की में क्या आ रहा है? थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। 3 सर हमने सर 3 आया, 3 आ रहा है 3। अरे वो 10 आंसर होगा इसका, पी ऑफ 4 निकालना है ना, हाँ पी सर, ऑफ 4 निकालना है ना। सर मैंने सर वो भी एग्जाम दिया था ना। नहीं तुमने क्या दिया उससे वो छोड़ो, तुम ये मुझसे तुम पी ऑफ 4 पूछ रहे हो ना, पी ऑफ 4 10 होगा यहाँ पर। ठीक है, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ 1 1 है, पी ऑफ 2 2 है, पी ऑफ 3 3 है, तो पी ऑफ 4 की वैल्यू 10 ही होगी। ठीक है, अब तुम क्या एग्जाम देकर क्या हो मुझे नहीं पता, वो चीज वहाँ गलत होगा। सर एक और एग्जाम है सर, एक और क्वेश्चन है। बोलो सर गिवन समझ में नहीं आया। सर गिवन a, b be the roots of। इसको तुम पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हें, ये प्रैक्टिस करो पहले, क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करो, बेस्ट एफर्ट लगाओ। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि देखो मैं ये चीज ऐसा है ना कि ये मूवी के, एक थ्रिलर मूवी के बीच पे आकर के बैठ गए, क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बच्चे, इस बच्चे ने मान लो ट्राई किया होगा इसलिए इसको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। आप मेरी बात को, इस चीज को सीरियसली लो कि अगर आप बिना ट्राई किए मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस पर आपने कुछ वो क्वेश्चन देखा भी नहीं है, ट्राई भी नहीं किया, और सडनली आप उस पर जंप कर जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, 100% कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक थ्रिलर मूवी के बीच में आप जाकर के बैठ गए हो। मैं समझ गया सर। हाँ तुम समझ गए इसलिए क्योंकि तुमने ट्राई किया हुआ है, जिसने ट्राई नहीं किया उसको कहाँ से समझ में आएगा, उसको पहले क्वेश्चन ही पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो। ठीक है बेटा, सही तरीका वही होता है, नहीं तो फिर ऐसे अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये पूरा का पूरा 2 घंटे लगेंगे मुझे इसको समझाने में। ठीक है, अगर आपने ट्राई नहीं किया हुआ है तो पहले आप इसको ट्राई कर लो, फिर तो आपको समझ में आएगा। और कोई बच्चा जो डाउट पूछ रहा है, सुनो मेरी बात सुनो, कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है ना यहाँ पर, और दूसरा बच्चा जो जो उस डाउट को, उस क्वेश्चन को देखा भी नहीं है, वो अगर उसको समझने की कोशिश करेगा, या तो उसने देख रखा है, कर रखा है तो कर लेगा, नहीं तो फिर उसको बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना ही नहीं है उस क्वेश्चन से, उसने ना देखा है कभी, ना ट्राई किया है। और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक अलग मेंटल लेवल से कर रहा हूँ, जो जिस बच्चे ने पूछा है उसके हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो दूसरे बच्चे को समझना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करो इस चीज को, कि जब तक आप क्वेश्चन को ट्राई किए बिना मुझसे पूछोगे तो आपको 100% कभी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, अब भले ही कह दो कि आ गया समझ में, अलग बात है, लेकिन नहीं आएगा वो, 100% कभी नहीं आएगा समझ में। तो पहले आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप पूछो डाउट, तो वो चीज आपका डाउट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरे बच्चे ने पूछ रखा है, मेरे ख्याल से वो चीज समझना थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन देखा नहीं है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर गिवन a, हाँ सर बोलो। सर गिवन a, b be the roots of x square minus 6x minus 2 and pn equals to a raised to the power n minus b raised to the power n. Find value of p10 minus 2 into p8 divided by 2pa। सर ऐसे समझ नहीं आएगा सर आपको, मेरे को लगता है, जैसे मैंने बोला। ऐसा है क्या? सर डिवाइडेड, हाँ सर 2p, हाँ एक देखता हूँ, a b x square minus 6 सर माइनस है, a रेज़ टू द पावर 9 माइनस b रेज़ टू द पावर 9 है। हाँ सर, उस प्लस की जगह माइनस है। ये माइनस है यहाँ पर? सर वो p, हाँ सर यस, वो सर वो p8 है सर, 2p8 है वो सर, नहीं 2p है बस, pa कुछ नहीं है उसके आगे, pa। नहीं आ रहा है समझ में क्वेश्चन, रुक जाओ फिर से बोलो एक बार, नहीं आया समझ में क्वेश्चन। हाँ सर, सर pn जो है ये a पावर n माइनस b पावर n है। pn क्या है? a पावर n माइनस b पावर n है।
हाँ सर यस, हाँ यस, और फिर निकालना जैसे क्या है, यही लिखा P10। P10 minus P8 divided by 2PA। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अब जो यहाँ से कि है देखो, सर 9 है, वो ये यहाँ पर P A है वो, PA सर है, नीचे नीचे डिवाइड। हाँ सर यस, PA। हाँ हाँ ये क्या क्वेश्चन है, ये तो मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है, वो आइडिया लग गया है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल रहा है मुझे कि उसका क्या है ये। सर मैं क्या सर, वही तो सर, और इसमें यही तो दिक्कत होती है बस। कहाँ पर है ये सर क्वेश्चन, फिजिकल कहाँ पर है क्लासेस में बताओ, कहाँ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ पर है? सर ये सर अभी मैंने एग्जाम दिया था ना, तो सर उसमें था। तुमने एग्जाम दिया था उसमें था ये? हाँ यस सर। ये क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो ना नीचे, वो सही नहीं है। देखो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तुम्हारे मॉड्यूल में है सर ये वो बता क्वेश्चन, दीजिए। मॉड्यूल में है क्वेश्चन ये। अच्छा ओके सर। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो। सर फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी फिर? उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कुछ पता नहीं है हमें। सर मेरा एक मिसिंग नंबर मैथ के वो जो डीपीपी थी उसमें एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है। बोलो बच्चे क्या डाउट है। नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, ये तुम्हारे मॉड्यूल में है तो कहीं पर मिल नहीं रहा है मुझे। सर एक डीपीपी मैथ डीपीपी से एक क्वेश्चन है। बोलो तो सही क्या डाउट है। हाँ सर, जैसे 320 फिर दूसरा नंबर 84 फिर 32 फिर 20, तो उसके बाद क्या आएगा? अच्छा ठीक है, देखते हैं एक मिनट। यस सर, मेरा भी इसमें डाउट है। ये है ना 320 है, 320 है, फिर 84 है, फिर 32 है, फिर 20 है, और ये पहला नंबर कौन सा आएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, अगर तुम तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 36 माइनस 2 स्क्वायर, और ये 8 स्क्वायर ना, हम प्लस करें अगर हम तो 8, कुछ इसमें डिफरेंस दिख रहा है। 21 जा 22 जा 40, 40 माइनस 2, 22 जा कितना होता है 40, और 40 माइनस 8 कर दें अगर हम। सिमिलरली 32 3 जा 96, और 96 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 84 4 जा अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, ये 336, और माइनस कितना किया गया है भाई 16। समझ में आया ये पैटर्न? देखो ये जो आया हुआ है, ये मतलब क्या किया गया है कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 8 माइनस कर दिया गया है, तो 32 आ जाएगा। 32 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 12 माइनस कर दिया गया है, और फिर 84 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से 16 माइनस कर दिया गया है, 8 12 16। तो बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा कि 20 में अब जो इससे पहले वाला जो नंबर होना चाहिए, उस नंबर को तुम्हें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो तुम्हें जो मिलेगा वो 20 मिल जाएगा। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ कितना हो जाएगा ये, नहीं 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 सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई। जो पहला नंबर आना चाहिए, ये जो नंबर आना चाहिए, ये नंबर कैसे आना चाहिए कि एक्स माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 होगा, माइनस 4 थोड़ी होगा, मतलब इस पर हम पैटर्न के हिसाब से तो -4 होगा। सर यही है, 24 ही आंसर आ रहा था। 24 है, 24। हाँ सर 24 ही था। सर हाँ, इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इंटीजर सॉल्यूशन सर इंटीग्रल INTEGR इंटीजर 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 होता है, इंटीजर ही बोलते हैं उसको, इंटीग्रल और इंटीजर सेम होता है।
अच्छा सर ये क्वेश्चन दे रखा था, चलिए हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट है किसी को? सर ये जो सर मेरा मैथ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। हाँ मैथ सर, मैथ में केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है। एक दो क्या है? और एक हिस्ट्री का भी। हाँ सर, हिस्ट्री का भी है। अरे वो ऐसे ही होगा, वो पूछते हैं कभी कभी आ जाता है वो जनरल वाला क्वेश्चन। तुमने देखा नहीं है कि क्वेश्चन देखा होता तो तुम्हें पता चल जाता होगा, तो वो ऐसा आता है। यस सर। सर अब वो एक फाइंड मिसिंग नंबर करके है। नहीं, डॉट क्या है? डॉट बोलो ना बेटा, डॉट बोलो। ऐसे मुझे नहीं पता चल रहा है क्या है। सर मेरा डाउट है क्वेश्चन सर नंबर। मेरा सर वाला आंसर कैसे पता चलेगा फिर? सर क्वेश्चन नंबर क्या 40। क्या डाउट है बोलो। सर इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा? 4, 23, 34, 39। 433 क्या है? कहाँ है क्वेश्चन? सर नहीं, मैंने लिखा नहीं, बोलो बोल रहा हूँ। बोलो। 4, हाँ 23, हाँ 34, हाँ 39, बस यही है। इतना ही है? यस सर, मेंटल एबिलिटी का। पक्का ये क्वेश्चन सही है? कहाँ है ये क्वेश्चन? डीबीपी में है? यस सर, डीबीपी में। 423 यस सर, क्वेश्चन 30 है। 423 34 और फिर 39 इस तरीके से दिया हुआ है। ओके 30 ये आ जाएगा तुम्हारा 4 23 सर 40 आ रहा है 34 इसका। 39 कैसे? सर इसे पीछे से लेंगे तो 39 माइनस 5 है, फिर माइनस 11, फिर इसमें -5 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर इसमें कितना माइनस हो रहा है? 11। या ऐसे ऐड करो ना, सीधा ऐड करो ना। इसमें तो 19 हो जाएगा, इसमें 19 ऐड हुआ है, फिर कितना ऐड हुआ है? 11 ऐड हुआ है आई थिंक, है ना? फिर हाँ 5। 11 ऐड हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 5 ऐड हुआ है, 6 है ना? मतलब 6 हो गया ऐड, और 6 के बाद कितना हुआ? 8। तो 6 के बाद 4 ऐड होना चाहिए था इसमें, मतलब 1 आना चाहिए। हाँ सही बात है। हाँ डिफरेंस तो 1 के बाद 5 के बाद 11 के बाद 19 इस तरीके से ऐड होता जा रहा है। तो इसका मतलब बेसिकली कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। सही बात है, ये सही लॉजिक है। ये सब क्वेश्चन खुद से करा करो बच्चों। हाँ बोलो। सर एक मिसिंग कैसे पता क्वेश्चन चलेगा है, मुझे? क्वेश्चन नंबर 40। अरे भाई क्या सर मुझे बोल एक साथ बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी मुझे। बोलो फिर से बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे हाँ को आंसर कैसे पता चलेगा जो मैंने अभी पूछा था कौन सा? आपसे? कौन सर सा? जो एक सर इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक एक बार दोबारा समझा दो। 1 देखो ना, ये पैटर्न को ध्यान से देखो। 19 है, फिर 11 है, फिर 5 है, तो 1 आ जाएगा। 1 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 में 8 ऐड करेंगे तो ये एक पैटर्न चल रहा है ना, 4 6 8 इस तरीके से ऐड होता जा रहा है। ओके सर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर बीच में कोई बीच में इंटरप्रेट कर देता है सर, बार-बार हाँ बोलो 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 देता है। बोलो, जल्दी बोलो सर जल्दी मैं बोलो। बोल रहा था सर A, B वाला जो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था अभी आपसे, जो हाँ आपने बताया कि बुक में भी है वाला क्वेश्चन, सर वाले आंसर कैसे पता A, चलेगा मुझे? B वाला मतलब क्या था? वो A, B क्वेश्चन फिर अरे सर कैसे पता क्वेश्चन तो चलेगा बताओ सर, आप फिर से कैसे एक बार। ये मैं भूल गया ना, मुझे तुम दिख नहीं रहे हो ना कि कौन कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर क्या था? क्वेश्चन क्या था? सर एक मिनट सर, गिवन सर x square minus 6x minus 2 if given A comma B be the roots of x square minus 6x minus 2 हाँ and Pn x स्क्वायर equals to A raised to the एक power मिनट n minus B raised to the power n। एक मिनट एक मिनट फिर से एक बार रिपीट करो, धीरे धीरे बोलना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस सर 2। आपको क्वेश्चन भेज दो क्या सर? मैं इसको तुम्हें हिंट देता हूँ कैसे करना, कैसे होता है। देखो ध्यान से देखो, अगर ये Yes, अगर sir. मान लो यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, और तो a प्लस बी हो जाएगा इसमें 6। ठीक है, a प्लस बी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी यहाँ से। अब तुम्हें जैसे पी एन ये दिया हुआ है ना, a पावर n माइनस बी पावर n, तो इसमें तुम देखो ध्यान से देखो, तो तुम्हें P9 निकालना है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? P n क्या हो जाएगा? a पावर 9 माइनस बी पावर 9 हो जाएगा।
है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, एक बात और भी है यहाँ से कि तुम देखो, अगर ध्यान से देखो अगर, तो a प्लस बी यहाँ से 6 है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि a इसका 0 है तो a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि b इसका 0 है तो। ठीक है, तो अगर देखें अगर हम, तो p9 की वैल्यू a पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6a प्लस 2। नहीं, अभी मेरे ख्याल से कुछ इसमें गड़बड़ी लग रहा है। तुम एक काम करो, क्वेश्चन भेजो मुझे, ठीक है? क्वेश्चन का पिक्चर उसमें डाल के भेजो, तब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका। सर अब मेरा नहीं समझ में आ रहा है। 14 क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन, बोलो क्या है? नंबर बता सर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। उसमें सर ऐसा है कि सबसे ऊपर लिखा है 36, उसके नीचे 13, उसके नीचे 16, और सर 36 के राइट हैंड, सर आप उसमें देख लो डीपीपी में। डीपीपी कहाँ है मेरे पास बच्चे? डीपीपी है नहीं मेरे पास। अच्छा, तो सर मैं बताता हूँ सर। जैसे एक सबसे ऊपर 36, उसके नीचे 13, हाँ। 13 के लेफ्ट हैंड साइड में 1, और 13 के राइट हैंड साइड में 4, और 13 के नीचे 16। ओके ओके। अरे यार, ये बड़ा खतरनाक काम करवा दिया तुम लोगों ने मेरे ख्याल से। ये ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन बता। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा है। देखो 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 देखो, किसने बच्चे ने आंसर बोला है तुम्हें? देखो ना, बच्चों से भी आंसर देख लिया करो ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन मुझसे ही करवाओगे क्या? बच्चों ने क्या बोला, भी आंसर बोल दिया किसी बच्चे ने? सर मिडिल वाला आंसर आ जाएगा। हाँ सर, सबका जो स्क्वायर रूट है उनको सबको सम करके जो मिडिल वाला नंबर है वो आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वैसे देख लो बच्चे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा सर मैं। एक क्वेश्चन का मीनिंग बता दो। बोलो कौन सा क्वेश्चन का मीनिंग? A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. Justify your answer. इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसके इंटीग्रल रूट कह रहा है कि इंटीजर कोएफिशिएंट होने चाहिए और इंटीजर रूट भी होने चाहिए। जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंटीजर कोएफिशिएंट जीरो जो है, रूट जो है वो भी इंटीजर ही आएंगे। जरूरी नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। सर जस्टिफाई एग्जांपल के साथ करना है। सर आपको क्वेश्चन कैसे भेजूं? हाँ बिल्कुल, बोलो, फिर से बोलो। कितने मार्क्स आ सकता है सर ये क्वेश्चन? नहीं आ सकता है, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया हुआ है तुम्हारे पास ये। ठीक है बेटा, 1 मिनट में और बस रहूंगा यहाँ पे, 1 मिनट में मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, आपको क्वेश्चन कहाँ भेजूं? हाँ। सर आपको क्वेश्चन कहाँ भेजूं वाला? क्वेश्चन ये भेजो ना, इसमें तुम दिखाओ मुझे, इसमें कमेंट बॉक्स में। और जो तुम क्वेश्चन, सर वो नहीं आ सकता। सर कमेंट बॉक्स में इमेज नहीं उसमें नहीं आ सकता। चलो ठीक है, तुम फिर नंबर ले लेना, मैम से नंबर ले लेना। सर मैं मॉड्यूल से ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है वो डिक्टेट कर दूं? सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ये पूछ रहे हैं। अरे वही तो मैं ढूंढ रहा था, कहाँ पर था वो। हाँ, ये रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं क्या? अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए इसका, मेरे ख्याल से अब ज्यादा ही हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, 5 मिनट और मैं रुकूंगा अभी। ठीक है सर वो एग्जांपल्स में है, मैं डिक्टेट कर दूं अभी? हेलो, एकेडमिक यमुना विहार से है, इनका रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, हो गया। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो, कौन सा पेज नंबर बोलो। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मैम, मैं 5 मिनट और यस सर, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर सकता? हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जी सर जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 3x + 1